ये है फ्रेश डायलिसेट बैग, जो कि थीटर के थ्रू हम डायलिसेट को अभी देखना, ये पूरी की पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स आपको नजर आ रहे हैं, और ये इंटरनल ऑर्गन को जो एक झिल्ली होती है ना, मेम्ब्रेन होती है, वो इसको कवर करके रखती है, और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरिटोनियम। अब देखिए बच्चों, डायग्राम बहुत खूबसूरती से दिखा रहा है कि वेस्ट कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ डिफ्यूज हो रहा है, और बिल्कुल जैसे चाय में चीनी डालने पर वो खुद ब खुद पूरे कप में फैल जाती है ना, तो ऐसे ही सेम इसी तरह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम देखते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट जरा इमेजिन करें कि अगर एक दिन अल्लाह ना करे आपके जो है किडनी किसी पेशेंट के काम करना बंद कर दें, तो बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जाएगा? क्या इंसान बगैर गुर्दों के जिंदा रह सकता है? जी हाँ, आज हम बिल्कुल यही एक अमेजिंग जो चीज़ है वो सीखेंगे कि साइंस ने इस इशू का क्या सोल्यूशन निकाला है। आज का टॉपिक है हमारा किडनी फेलियर, और उसके बाद हम देख लेंगे इसी की जो टेक्निक्स हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस की हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन वगैरह भी हुए वो भी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि किडनी फेलियर या रीनल फेलियर क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे एक्यूट और क्रोनिक के अंदर क्या डिफरेंशिएट है, और फिर रीनल डायलिसिस के बारे में बात करेंगे, हीमोडायलिसिस के बारे में बात करेंगे, और पेरिटोनियल डायलिसिस को डिटेल में देखेंगे। स्टूडेंट्स स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। तो किडनी या रीनल फेलियर इज ए कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, किडनी लूज करती है देयर एबिलिटी टू फिल्टर की, वो फिल्टर नहीं कर पाती फ्रॉम ब्लड एंड रेगुलेट, ना ब्लड को फिल्टर करती है और ना ही रेगुलेट करती है साल्ट बैलेंस इन दी बॉडी। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये किडनी फेलियर या रीनल फेलियर जो है वो कह रहा है कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें गुर्दे अपनी वो सलाहियत खो देते हैं जिससे वो ब्लड से जो वेस्ट मटीरियल को फिल्टर करते हैं वो वाला, और बॉडी के अंदर जो एक वाटर और साल्ट का एक बैलेंस मेंटेन रखते हैं वो अपनी एबिलिटी खो देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो इंसान दोनों गुर्दे एक साथ होने के बगैर बाद भी जो है वो बगैर ट्रीटमेंट के सिर्फ 4 दिनों में इंतकाल कर सकता है। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और आपने इसको बहुत अच्छे से देखना भी है, साथ साथ मैं आपको डिस्कस करता चला जाऊंगा। तो क्रोनिक किडनी फेलियर डिवेल्प्स ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज इरिवर्सिबल। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि लंबे अरसे में आहिस्ता आहिस्ता जो क्रोनिक किडनी फेलियर है उसमें क्या होता है कि आहिस्ता ये जो है वो क्रोनिक है, तो क्रोनिक में लंबे अरसे में आहिस्ता आहिस्ता होती है, ये डेवलप होती है, और ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि नाकाबिले वापसी, यानी एक बार अगर हो जाए तो ठीक नहीं हो सकती, हमेशा के लिए रहती है। क्रोनिक का मतलब है दायमी, यानी एक लंबे अरसे तक रहती है। तो इट इज ऑफन काज, इसका काज क्या है? बाय दी अंडरलेइंग कंडीशन लाइक डायबिटीज है, कौन कौन सी डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, और किडनी डिजीज है, क्रोनिक इन्फेक्शन, जिसके अंदर किडनी डिजीज के अंदर क्या क्या आ सकता है? क्रोनिक इन्फेक्शन आ सकते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लूमेरुलाइन। अब स्टूडेंट्स ये आमतौर पर जो है वो सबसे पहले मौजूद बीमारियों की वजह से होती है, जैसे डायबिटीज जिसे शुगर कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर या किडनी डिजीज जिसमें वो बता रहा है क्रोनिक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लूमेरुलाइन, तो ये इनकी वजह से होती है। तो हमारे यहाँ डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बहुत आम बीमारियां हैं, और यही दो डिजीज जो है वो सबसे ज्यादा लोगों को क्रोनिक किडनी फेलियर की तरफ ले जाती हैं। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि शुगर और बीपी को कंट्रोल में रखा करें। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से एक एमसीक्यू आ सकता है कि क्रोनिक किडनी फेलियर की खसूसियत क्या है या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये क्या है जी? इरिवर्सिबल है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर क्रोनिक किडनी फेलियर का पूछा जा सकता है, इसकी जो है वो सिम्टम या इसके काज वो बयान करें, इसकी क्या वजूहत है, तो वो आपने देख लेना है कि कौन कौन सी कंडीशन है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी डिजीज वगैरह। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी फेलियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो एक्यूट किडनी फेलियर ये कंपैरिजन में आ सकता है, तो आपने बहुत अच्छे से इनका कंपैरिजन देख लेना। अब हम बात कर लेते हैं एक्यूट किडनी फेलियर की। तो एक्यूट किडनी फेलियर आल्सो कॉल्ड किडनी इंजरी, ये किडनी इंजरी भी इसको कहते हैं, अक्सर सडनली अचानक अगर होती है एंड ऑफन रिजॉल्व्स विद द ट्रीटमेंट। तो स्टूडेंट्स जो एक्यूट किडनी फेलियर है जिसे किडनी इंजरी भी कहा जाता है, अचानक होती है और इलाज से अक्सर ठीक भी हो जाती है। एक्यूट का मतलब ही होता है अचानक और तेजी से होने वाली। तो ये क्रोनिक के बिल्कुल उल्टा है। क्रोनिक ना तो ठीक होती है, वो इरिवर्सिबल होती है, और ये रिवर्सिबल होती है, ये दोबारा ठीक हो सकती है। तो इट मे बी ड्यू टू किडनी इन्फेक्शन। ये कैसे हो सकती है, इसकी क्या काजेज हैं? ये किडनी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, ब्लॉकेज इन यूरिनरी ट्रैक्ट, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं ड्यू टू किडनी स्टोन, ब्लैडर कैंसर एंड इनलार्ज प्रोस्टेट, सर्टेन मेडिकेशन सच एज, ये मेडिकेशन वगैरह भी यूज करने से भी हो सकती है, एंड ब्लड क्लॉट्स इन रीनल आर्टरीज एंड आर्टोल। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसकी वजह जो है वो कह रहा है कि हो सकती है कि गुर्दे का जो एक इन्फेक्शन है, जैसे वो कह रहा है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाना, ब्लॉकेज हो जाना, या फिर ब्लैडर कैंसर वगैरह, या प्रोस्टेट एक ग्लैंड जो है उसकी इंक्रीज, उसका साइज इंक्रीज होने की वजह से, या कुछ खास जो स्पेशल मेडिसिन लाइक एनसेड की यहाँ बात कर रहा है, तो कुछ मेडिसिन वगैरह होती हैं। एनसेड बेसिकली वो मेडिसिन होती हैं जो यानी कि पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन वगैरह ज्यादा इस्तेमाल जो है वो गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी की सारी वजूहत हैं एक्यूट किडनी फेलियर की। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रीनल डायलिसिस क्या है। तो रीनल डायलिसिस इज द ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट है ऑफ रीनल फेलियर इन विच मेटाबॉलिक वेस्ट आर फिल्टर्ड फ्रॉम बॉडी फ्रॉम ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड। अब यहाँ पे क्या होता है कि आर्टिफिशियल तरीके से हमारे पास जो रीनल डायलिसिस जो है वो रीनल फेलियर का वो इलाज है जिसमें हम बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है, जो टॉक्सिक मटेरियल है, उनको हम एक आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि एक मसनूई तरीके से, इंसानों को बनाए हुए तरीकों से ब्लड से फिल्टर करते हैं, यानी कि ब्लड से फिल्टर करके उसको एक्सक्रीट करते हैं बाय द मेथड यूज बाय द मेथड जो कि हम इंसानों ने बनाया हुआ है।
तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, देयर आर टू जनरल टाइप्स ऑफ रीनल डायलिसिस, जैसे कि हमारे पास कौन कौन से हैं, हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हेमोडायलिसिस क्या है। तो इन हेमोडायलिसिस द वेस्ट आर रिमूव्ड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड आउटसाइड द बॉडी बॉडी के आउटसाइड थ्रू द इक्विपमेंट कॉल्ड डायलाइजर। अब इसका मतलब यह है कि इसकी टू टाइप्स हैं, एक तो है हेमोडायलिसिस जो हमने स्टार्ट की हुई है। तो हेमोडायलिसिस में क्या होता है कि हेमोडायलिसिस में ब्लड को जिस्म से बाहर जो है वो निकाल कर एक खास आले से गुजारा जाता है, खास टूल से गुजारा जाता है, खास इक्विपमेंट से गुजारा जाता है, जिसे डायलाइजर कहते हैं। और इसी तरह जो है वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाला जाता है। कैसे, आगे डिटेल में हम बात करते हैं। दिस इक्विपमेंट इज द टाइप ऑफ फिल्टर, ये वो फिल्टर की टाइप है, एंड कंटेन्स द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट्स ये जो है वो एक किस्म का फिल्टर है जिसमें एक सेमी परमिएबल एक मेम्ब्रेन होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। आगे डायग्राम के थ्रू हम जो हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। तो इन दिस ट्रीटमेंट, अब इसकी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि अगर फिल्टर इज इंसर्टेड इनटू ए आर्टरी यूजुअली इन द आर्म। अब जो है वो इस ट्रीटमेंट में एक कैथीटर होता है, पतली नाली होती है, इसको आर्टरी में दाखिल किया जाता है। आमतौर पर ये बाजू में होता है। और कैथीटर जो है उसको कहते हैं कि पतली और लचकदार नाली होती है जो ब्लड यहाँ हमारे फ्लूइड के अंदर, जिस्म के अंदर जो है वो यहाँ बाहर लेके जाने के लिए इस्तेमाल होती है। कोई भी फ्लूइड वगैरह वो या तो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के लिए या बॉडी से कोई फ्लूइड वगैरह निकालने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको कैथीटर कहते हैं। आम लफ्जों में अगर बात करें तो द ब्लड इज देन जो है वो सर्कुलेटेड थ्रू द डायलिसिस व्हिच आल्सो कंटेन अ स्पेशल फ्लूइड कॉल्ड डायलिसेट। अब जो है इसके बाद क्या होता है कि ब्लड को डायलाइजर में से गुजारा जाता है जिसमें एक खास फ्लूइड भी होता है जिसे डायलिसेट कहते हैं। और एज द ब्लड पासेस थ्रू द डायलिसिस, द डायलिसेट क्या करता है, अटैक द वेस्ट, ये डायलिसेट कर रहा है, और वाटर एंड साल्ट टू मूव आउट फ्रॉम द ब्लड। द फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो है ना वो डाल हो जाता है इन द डायलिसेट। अब जैसे ही ब्लड जो है वो डायलिसिस से गुजरता है ना, तो डायलिसेट क्या करता है, हमारे वेस्ट, पानी और जो भी यानी कि साल्ट वगैरह होते हैं उनको ब्लड से बाहर खींच लेता है, और ये वेस्ट मटेरियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर कर डायलिसेट में जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल वैसा ही असूल है जो हम नेफ्रॉन में पढ़ के आ चुके हैं, जहाँ ज्यादातर क्या होता है, ज्यादा कंसंट्रेशन हो वहाँ जो हमारा मादा वगैरह है वो उसी तरफ हरकत करता है। जहाँ डायलिसेट में फुजला जो है वो कम होता है, इसलिए ब्लड के अंदर फुजला ज्यादा होता है, तो ज्यादा से कम की तरफ खुद ब खुद ही चला जाता है। तो इस तरह करके हमारा ब्लड जो है वो साफ होता जाता है। द क्लीन ब्लड देन रिटर्न टू द बॉडी थ्रू ए सेकंड कैथेटर इंसर्टेड इन ए वेन। और फिर जो दूसरी तरफ जो साफ शुदा एक हमारा ब्लड निकल रहा होता है, फिर उसको एक दूसरे कैथेटर के जरिए जो वेन में लगा होता है, जो कि आर्टरी से आता है ब्लड और फिर वेन में दोबारा चला जाता है, जो वेन में लगाते हैं फिर वापस जिस्म में दोबारा चला जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये डायलिसिस जो है वो आपने बहुत अच्छे से देखना है, यहाँ से पूछा जा सकता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है कि डायलिसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किस चीज से बनी होती है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से देखना है, ये सेलुलोज से बनी होती है। तो उसके बाद जो है ना वो हम बात कर लेते हैं आगे, इसके बल्कि डायग्राम पहले देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें जो डायग्राम है 14.7 हेमोडायलिसिस के जो ऊपर हमने पढ़ा वो सारा का सारा इसमें उन्होंने समराइज किया हुआ है डायग्राम के अंदर। तो बच्चे इस पूरे प्रोसेस को एक डायग्राम की मदद से अगर हम समझें ताकि सब कुछ आपके जहन में बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। देखिए, ये एक आर्म दिखाया गया, एक बाजू है। अब इसमें क्या होता है कि ऊपर लिखा हुआ है ब्लड रिमूव्ड फ्रॉम आर्टरी। अब इसका मतलब यह है कि यानी ब्लड को आर्टरी से निकाला जा रहा है। ये जो है वो आपको नजर आ रही है, ये जो रेड कलर की ट्यूब्स हैं, ये रेड कलर की ट्यूब्स क्या करती हैं कि ये ब्लड को बाहर लेके आ रही है और सीधा डायलिजर की तरफ जा रही है। ये डायलिजर मशीन पड़ी हुई है। अब यहाँ से ब्लड निकल रहा है और डायलिजर के अंदर आ रहा है। अब फ्रेंड्स, होता क्या है कि डायलिजर के अंदर आपको कई सीधी लकीरें ये वाली जो है ना वो नजर आ रही है, जहाँ जिनके दरमियान ये ब्लू कलर के एरोज भी नजर आ रहे हैं। अब यही वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसका हमने अभी जिक्र किया। इसके साथ दो तीर बने हुए हैं और एक जो है वो ब्लू कलर का एरो है जो ऊपर की तरफ है और जो डायरेक्शन ऑफ डायलिसेट फ्लो दिखा रहा है, और दूसरा जो है वो रेड कलर का डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो दिखा रहा है। अब जरा नोट करें कि ये दोनों के दोनों जो है वो एक ब्लू कलर का और एक ये वाला। अब जरा गौर करें तो यहाँ पे है डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो और यहाँ पे है फ्रेश डायलिसेट। यहाँ से फ्रेश डायलिसेट जा रहा है ये ब्लू कलर का, और इसके अंदर जो है वो रेड कलर का एरो टाइप बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो का एरो है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो दोनों जो है वो मुखालिफ सिमतों में बह रहे हैं, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। यही बिल्कुल जो है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमने ऊपर पढ़ा था कि ब्लड जो एक्चुअली नेफ्रॉन के अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है वही सेम उसी की कॉपी है। यहाँ पर हम दूसरे तरीके से कर रहे होते हैं। तो ये नीचे जो है वो दोनों दो दिखाए जा रहे हैं आपको, एक यूज डायलिसेट है और एक फ्रेश डायलिसेट है। जो साफ डायलिसेट को डायलिजर में भेजता है और फिर यूज डायलिसेट जो कि वेस्ट मटीरियल से भरा होता है उसको डायलिसेट से बाहर निकाल देता है। अब आखिर में जो है वो जब हमारा ब्लड है वो साफ हो जाता है तो फिर दोबारा से हमारे पास चला जाता है दोबारा वेन के अंदर, तो बॉडी के अंदर जाके शामिल हो जाता है साफ होने के बाद। अब इसी तरह ये जो है वो मशीन वर्क करती है। अब इसके बाद हम तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने हीमोडायलिसिस सीखा। अब सोचें क्या सिर्फ एक ही तरीका है जो ब्लड के अंदर से जो है वो ब्लड को साफ करने का? जी नहीं, एक और बहुत इंटरेस्टिंग भी मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि फिल्टर को बार बार नहीं लगाना पड़ता, बल्कि जिस्म का अपना एक हिस्सा ही फिल्टर का काम करता है। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? तो चलें शुरू करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस को। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो हम
देख लेते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए दैट लाइंस द एब्डोमिनल कैविटी। अब स्टूडेंट्स इसमें जो है ना वो पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियल मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती है जो पेट की कैविटी के अंदर की तरफ एक तह की तरह जो है वो बिछी हुई होती है। पेरिटोनियम कहते हैं एक जो है वो पतली टाइप ना एक मेम्ब्रेन होती है जो हमारे पेट के तमाम अज़ा को कवर करके रखती है, दाम के रखती है। बिल्कुल जैसे एक थैला अंदर की चीज़ों को लपेटते हैं ना, वैसे ही पेरिटोनियम जो हमारे आर्गन्स हैं अंदर, मैं आपको एंड पे डायग्राम भी दिखाऊंगा, आपको सारा ये समराइज हो जाएगा और सारा कुछ क्लियर जो है वो आपको सारा कुछ जो है ना वो आप विजुअलाइज भी कर सकेंगे हर चीज़ को। तो ये पेरिटोनियम होती है। तो इसमें होता क्या है कि इन दिस प्रोसेस 1.5 to 2 लीटर ऑफ डाइलिसेट इज इंफ्यूज्ड इनटू द पेशेंट्स एब्डोमेन थ्रू ए कैथेटर। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस के अंदर ना 1.5 से 2 लीटर डाइलिसेट को कैथेटर के जरिए मरीज के पेट में दाखिल किया जाता है। अब डाइलिसेट क्या, वो हम देख लेते हैं। डाइलिसेट इज लेफ्ट इन एब्डोमेन फॉर 4 to 6 आवर्स, यानी इस डाइलिसेट को पेट के अंदर 4 से 6 घंटे तक छोड़ दिया जाता है। अब इतनी देर में पेशेंट चल फिर सकता है, सो सकता है, या अपना जो भी वो काम कर रहा है या कर रहा था या वो कर सकता है। यही वजह है कि बहुत से पेशेंट जो है वो हीमोडायलिसिस की बजाय इसे पसंद करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस को। अच्छा, वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज ऑफ पेरिटोनियम पास, कहाँ से पास होती है, पेरिटोनियम की कैपिलरी से पास इनटू द डायलिसेट। यही मेन जो है वो चीज़ है कि इसमें क्या होता है कि पेरिटोनियम की जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं उससे जो भी वेस्ट और ज़्यादा जो पानी होता है ना वो डायलिसेट के अंदर मुंतकिल हो जाता है। यहाँ भी वही असूल काम कर रहा है जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि जो वेस्ट होता है वो ज़्यादा कंसनट्रेशन वाली जगह से कम कंसनट्रेशन वाली जगह की तरफ ही आएगा। तो इसीलिए ब्लड से जो वेस्ट मटीरियल वो निकल के डायलिसेट में चला जाता है। देन फिर क्या होता है कि डायलिसेट इज ड्रेन आउट ऑफ द एब्डोमेन एंड डिस्कार्ड। अब यहाँ फिर इस जो वेस्ट मटीरियल होता है इससे भरे हुए डायलिसेट को, जो कि एक होता है फ्रेश डायलिसेट और फिर नीचे होता है, मैं आपको अगर डायग्राम के थ्रू भी अभी दिखा दूँ साथ। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये आपकी डाटा से ही बनी हुई मैंने एक ली है। तो ये फ्रेश डायलिसेट है, इसको एंड पे समराइज भी करेंगे, अभी बात आप देख लें। ये कैथेटर के जरिए, ये देखना, ये सारे के सारा जो आर्गन है इसके ऊपर ऊपर हमारी एक मेम्ब्रेन थी जिसको हम पेरिटोनियम कह रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आप साथ साथ एंड पे इसको डिटेल में जरा देखेंगे, अभी आप साथ साथ आप इसको भी देखते चले जाएं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं आपका जो टेक्स्ट बुक क्या कह रही है। तो क्या होता है कि डायलिसिस ड्रेन हो जाता है एब्डोमेन एंड डिस्चार्ज। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स अ डे टू अचीव एडिक्वेट क्लियरेंस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो दिन में कई बार दोहराया जाता है ताकि जो वेस्ट है और जो हमारा एक एक्सेस वाटर है, जो ज़्यादा पानी है, उसको भी मुकम्मल तौर पर साफ कर लिया जाए। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है ना वो हम देख लेते हैं, ये आपकी जो डायग्राम बनी हुई है ना, ये भी वही कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ के आ चुके हैं। इस डायग्राम में अगर हम इस प्रोसेस को एक मुकम्मल डिटेल में जो है ना वो समझाना चाह रही है। देखिए, इस डायग्राम में इंसानी जो बॉडी है ना उसका एक साइड व्यू दिखाया गया है। खासतौर पर ये एक पेट का पार्ट है। तो सबसे ऊपर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। फ्रेंड्स, ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, यही वो मेम्ब्रेन है जिसका हमने अभी जिक्र भी किया, जो आपको एक येलो कलर की जो है वो लकीर से पेट के अंदर दिखाई दे रही है। अब फ्रेंड्स इसके बाद इसके नीचे जो है ना वो लिखा हुआ है कि ब्लड वेजल। अब स्टूडेंट्स जो ये लिखा ना, यही वो जो ब्लड की वेजल है जो पेरिटोनियम के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं और जिनसे वेस्ट मटीरियल निकलता होता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है वेस्ट मूव फ्रॉम द ब्लड टू डायलिसेट। अब स्टूडेंट्स यानी यही वो जगह है जहाँ से वेस्ट मटीरियल जो है वो हमारा ब्लड से निकल कर डायलिसेट में जा रहा है, बिल्कुल जैसे हमने अभी पढ़ा। तो उसके बाद है ये बीच के अंदर जो है इसको जो लेबल किया गया पेरिटोनियल कैविटी। ये वो खाली जगह है जहाँ डायलिसेट भरा जाता है और कुछ देर के लिए रखा जाता है। फिर आपको यहाँ पे राइट साइड पर दो नजर आ रहे हैं कि एक है हमारे पास फ्रेश डायलिसेट, ये यहाँ से बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। फिर यहाँ से जो नीचे की तरफ आके यूज डायलिसेट आपको नजर आ रहा है, जो साफ डायलिसेट को एक ट्यूब के जरिए पेट में भेजा जा रहा है और फिर नीचे से यूज डायलिसेट जो वेस्ट मटीरियल से भरा हुआ है उसको डायलिसेट की तरफ वापस भेजा जा रहा है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं एसोसिएट विद डायलिसिस। जब हम डायलिसिस के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन कौन सी एसोसिएट हैं जो मंसूब हैं। और वाइल डायलिसिस कैन बी लाइफ सेविंग फॉर पीपल विद किडनी फेलियर। तो देयर आर सीवियर प्रॉब्लम, कौन कौन सी सीवियर प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट वन हम देख लेते हैं। डायलिसिस रिक्वायर्स एक्सेस टू द ब्लड स्ट्रीम। एक्सेस में इसको चाहिए होता है एंड विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जाहिर सी बात, इतने ज़्यादा आप ब्लड के साथ टच में रहते हैं तो वो डायलिसिस के लिए जो है वो ब्लड की कह रहा है कि जो एक रिक्वायर्ड होती है वो एक तो बहुत ज़्यादा होती है जिसमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। आप डायरेक्ट जो है वो ब्लड के साथ डील कर रहे हैं तो फिर उस वजह से तो और क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है और लो ब्लड प्रेशर, वही बात होगी। इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हीमोडायलिसिस, यानी कि हाइपोटेंशन यानी कम ब्लड प्रेशर हीमोडायलिसिस का एक आम इशू है। तो मसल क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, कैन अकर ड्यूरिंग डायलिसिस ड्यू टू चेंज इन साल्ट लेवल्स। स्टूडेंट्स जो सांस की मकदार ऊपर नीचे उसकी जो चेंजिंग होती है उनकी वजह से डायलिसिस के दौरान मसल क्रैम्प्स कहते हैं, जो पट्ठों के अंदर एक खिंचाव नहीं होता, वो कभी कभार आपको फील भी होता है जब आप वर्क वगैरह करते हैं तो पट्ठों में खिंचाव टाइप हो जाता है, वो भी हो सकता है डायलिसिस के दौरान। उसके बाद कह रहा है कि डायलिसिस कैन काज और क्या काज कर सकते हैं, एनीमिया विच कैन लीड टू फैटिग एंड वीकनेस। अब जो है वो डायलिसिस कभी कभी अनीमिया कहते हैं ब्लड की कमी को, तो ब्लड की कमी भी हो सकती है और ये फिर जो है ना वो बायस बनता है जिससे
आपको कमजोरी हो सकती है, थकावट फील हो सकती है, फैटिग एंड वीकनेस। तो इफ टू मच फ्लूइड इज रिमूव टू क्विकली, तो क्या हो सकता है कि डिहाइड्रेशन और लो ब्लड प्रेशर, अगर बहुत ज़्यादा पानी निकल जाए या निकाल दिया जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकती है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है। और कह रहा है कि डायलिसिस ट्रीटमेंट, इसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, कैन बी इमोशनली चैलेंजिंग, पेशेंट में फील एंशियस, डिप्रेस्ड और ओवरवेल्म्ड बाय द डिमांड्स ऑफ दिस ट्रीटमेंट। अब कह रहे हैं कि ये सिर्फ जिस्मानी नहीं है बल्कि एक ज़हनी तौर पर भी जो है ना वो मुश्किल है, एक एंशियस है, डिप्रेस्ड है, और मरीज़ बार-बार जो है ट्रीटमेंट की वजह से परेशान भी रहता है, उसको ज़हनी टॉर्चर भी फील कर सकता है। यही वजह है कि डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि इसकी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। ज़्यादा पानी पिया करें, नमक कम खाएँ और अपने जो किडनी है उनका ख्याल रखें। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि हम आपको विजुअलाइज़ करवाएँगे कि मुकम्मल ये हमने जो टॉपिक पढ़ा ना इसका एक मुकम्मल ओवरव्यू, एक कॉन्सेप्ट, एक समराइज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा कि इनसाइड पेरिटोनियल डायलिसिस यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो बैग है ना, ये है फ्रेश डायलिसेट बैग, जो कि थीटर के थ्रू हम डायलिसेट को, अभी देखना ये पूरी की पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स आपको नजर आ रहे हैं, और ये इंटरनल ऑर्गन को जो एक झिल्ली होती है ना, मेम्ब्रेन होती है, वो इसको कवर करके रखती है और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरिटोनियम, जो कि हमने अभी पढ़ा भी। अच्छा, अब इसके बाद इसको जनाब वो मजीद जूम करके ये दिखा रहा है सारे का सारा जो पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है उस प्रोसेस में। तो ये देखें कि ये फ्रेश डायलिसेट आ रहा है थीटर के थ्रू, अब ये जा रहा है यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। अब इसके इसी पार्ट को यहाँ पे जूम किया हुआ है, सॉरी ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ से फ्लैश आया कैथेटर के थ्रू बॉडी के अंदर गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा कि ये पूरा एक बॉडी आर्गन जो दिखाएगा उसमें आर्गन वगैरह आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेश डायलिसेट बैग, जहाँ से फ्रेश हमारे पास आ रहा है। ये वो ताज़ा डायलिसेट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे वो कह रहे थे आप लोगों के जैसे 2 लीटर की मकदार में पेट में दाखिल किया जाता है। अब ये कैथेटर के थ्रू हमारे जिस्म में चला गया। अब इसके बाद बड़ी तस्वीर के अंदर ना आपको ये नजर आ रहा है कि पेरिटोनियम कैविटी, इसको जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो जिस पर ये लिखा हुआ है दी डेवलप फेज, यानी कि वो मरहला है जहाँ डायलिसेट तकरीबन पेट के अंदर 4 से 6 घंटे तक ठहरा रहता है। अब अगर हम देखें यहाँ से नीचे पेरिटोनियम कैविटी, बेसिकली पेरिटोनियम कैविटी ये है, पेरिटोनियम की ये वाला येलो कलर की ये वाला, ये पेरिटोनियम कैविटी है। अब यानी यहाँ से जो वेस्ट मटीरियल है ना, वो छोटे छोटे वेस्ट मटीरियल, वो क्या होते हैं कि वो आपको जो ब्लड की वेजल्स हैं वहाँ से निकलकर मेम्ब्रेन के जरिए डायलिसेट में शामिल हो रहे हैं। यहाँ से ब्लड निकल रही है और यहाँ से डायलिसेट जो हमारी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करते हुए यहाँ से जो हमारी एक डायलिसेट है उसके अंदर जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, डायग्राम बहुत खूबसूरती से दिखा रहा है कि वेस्ट कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ डिफ्यूज हो रहा है, और बिल्कुल जैसे चाय में चीनी डालने पर वो खुद ब खुद पूरे कप में फैल जाती है ना, तो ऐसे ही सेम इसी तरह। तो लास्ट में नीचे वो बता रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो है ये वाला, यहाँ से फिर बाद में जो वेस्ट हो, जो वेस्ट से भरपूर होता है डायलिसेट, वो यहाँ से निकल के आ रहा होता है। यानी वो इस्तेमाल शुदा जो वेस्ट से भरा हुआ डायलिसेट है वो आखिर में निकल कर एक बैग के थ्रू ड्रेनेज यानी कि ज़ाया हो जाता है, डिस्पोजल, हम उसको डिस्पोजल कर देते हैं, फेंक देते हैं, या वेस्ट फूड होता है उसका, तो इसी के अंदर ही सारा हमारा वेस्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। तो ये देखिए कैसे हमारा जो डायलिसेट है वो वेस्ट को बाहर निकाल रहा होता है। तो यही आपकी बुक भी कहना चाह रही थी, आपको समझाना चाह रही थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो मिलते हैं चला नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छे से